Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. Today we are going to do the Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation was given by the scientist Erwin Schrödinger. श्रोडिंजर साइंटिस्ट ने ये वेव इक्वेशन दी थी. ये क्या थी? दैट इज कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर प्लस ए पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0. यहाँ ई क्या है? टोटल एनर्जी है. एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कह सकते हैं. वेव फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं. एच क्या कहते हैं इसको? प्लैंक्स कांस्टेंट. देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ वेव एग्जिस्ट करता है. तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये वेव क्योंकि 3 डायमेंशनल होती है, दैट इज एक्स वाई जेड एक्सिस में होती है ये वेव, तो हम इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बता सकते. क्योंकि हम वेव नेचर के कारण इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते. तो जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इन्होंने जो श्रोडिंजर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो वेव इक्वेशन दी थी, इसका सॉल्यूशन हमें किसके बारे में बताता है? अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पोजीशन. किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हेल्प करती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में हेल्प करती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम डेराइव करते हैं. कैसे डेराइव करेंगे? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के लिए हमें एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? सपोज ये वेव है मेरे पास, ठीक है, ये वेव है, तो इसकी जो हाइट है ना, ये एम्पलीट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं? साई. इसकी हाइट या इसके एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? साई, जिसे हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं. उसकी वैल्यू हमें याद करनी है. वो क्या होती है? ए इंटू साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. ये हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान करके चल रहे हैं. तो डी साई बाय डी एक्स क्या होगी? हम डेराइव कर रहे हैं ना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? ए इंटू cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, क्योंकि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव चाहिए. तो हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं. दैट इज डी साई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 पाई बाय लैम्डा. कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू 2 पाई बाय लैम्डा. हमने इसका डबल डेरिवेटिव कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? दैट इज, मैं लिख सकती हूँ 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा इंटू ए इंटू साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ. अब देखो, फ्रॉम द इक्वेशन वन से हमने इसको क्या किया था? ए लेट किया था, है ना. ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा को मैंने क्या लेट किया था? साई. तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ. दैट इज माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर लैम्डा इंटू साई. दैट मीन्स मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या बन गई? डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर लैम्डा इंटू साई. मेरे पास क्या आ गई? एक इक्वेशन बन गई, जिसको मैंने लेट क्या कर लिया? 2. ठीक है, अब हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय क्या होता है? एम इंटू वी. ये वैल्यू मैं यहाँ पे लैम्डा की पुट कर सकती हूँ. तो मेरे पास क्या होया? डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई. मैंने लैम्डा की सिंपली क्या करी है? वैल्यू पुट करी है. इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया? 3. ठीक है, अब हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लेट कर लिया वी से. यहाँ से हम क्या करेंगे? वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे. वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसको सॉल्व करते हैं. ई माइनस बी बाय एम इंटू 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. ठीक है, इस वी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करा? यहाँ पे पुट कर दी. तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या बन जाएगी?
डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू ई माइनस वी बाय एम इंटू साई। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, एम से एम को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस का साइन एज इट इज पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो ये मैं क्या कह रही थी कि जो ये इक्वेशन है ये किसके लिए हमारी आ गई, एक्स एक्सिस के अराउंड। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगी, वाई एक्सिस के अराउंड। सिमिलरली हमारे पास जेड एक्सिस के अराउंड। यानी कि अगर मैं ये इक्वेशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अराउंड लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। यही हमने प्रूव कर दिया, यही हमने अभी क्या करा है, डेराइव करा है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को। दैट इज कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इक्वल टू 0। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इजक्वल्स टू 0 भी लिख सकती हूँ, जहाँ पे डेल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वेयर यहाँ लिख लेना आप लोग, डेल स्क्वायर किसके इक्वल है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर के, कर्ली जेड स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारी क्या हो गई, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन डराइव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अगर मैं बात करूँ, ये केस था किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट अगर हम बात करते हैं किसके लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में बात करें तो उस केस में जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है, एच ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू ई ऑपरेटर साई। एच यहाँ पे क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना ही करना है, बहुत है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखो क्योंकि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बट वो सारे के सारे सॉल्यूशन का कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं होता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता सभी के सभी सॉल्यूशंस का। अब कैसे पता चले कि कौन सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल मीनिंग है और कुछ सॉल्यूशंस का फिजिकल मीनिंग नहीं है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन लगाई गई साई की कंडीशंस लगाएगी कि अगर साई क्या है
साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, साई क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस वैल्यू होनी चाहिए इसकी। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, देखो कि इसका जो जैसे साई का जो जैसे ये वेव क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये वेव अगर ऐसे होती कि कभी साई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कि एक पोजीशन पे साई की क्या होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। साई क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उस पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उस पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। प्लस देखो इलेक्ट्रॉन साई क्या होना चाहिए, साई मस्ट बी ज़ीरो एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे पहुँचे तो अगर हम बात करें एट द पोजीशन ऑफ इन्फिनिटी, साई क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये सारी कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका क्या होगा, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होगा, अगर साई ये सारी कंडीशंस को पूरा करता है। वो कंडीशंस क्या होता है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, एक फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो होनी जानी चाहिए। वो साई क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसकी एक वैल्यू सिंगल वैल्यू होनी चाहिए एक पॉइंट पर, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो करती है तो अगर ये सारी कंडीशन फॉलो करती है तो जो सॉल्यूशन होंगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उनका क्या होगा, एक फिजिकल कह सकते हो या एक कह सकते हो कि प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकली उसका क्या होगा, एक सिग्निफिकेंस होगा। एक प्रैक्टिकल क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। और इन सॉल्यूशंस की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एक डेफिनेट, इन सॉल्यूशंस की क्या होगी, डेफिनेट क्या होगी, एनर्जी होगी। और इस डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ईगन वैल्यूज। इस डेफिनेट मतलब कहने का देखो, ईगन वैल्यूज क्या होती है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो होती है उनके जो सॉल्यूशन है, अगर उनका फिजिकल, वो सॉल्यूशन जिनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होगी, और उन डेफिनेट एनर्जी की वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, ईगन वैल्यूज़ बोलते हैं। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, ईगन फंक्शन होंगे। तो समझ में आ गया कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, जिन उनका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होगी, और उस डेफिनेट एनर्जी की वैल्यूज़ को हम ईगन वैल्यूज़ बोलते हैं। और उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो एक फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईगन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 डेफिनेशंस कवर हो गई कि ईगन वैल्यूज़ क्या होता है और ईगन फंक्शंस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देखो ये जो साई है, एक हमारे पास साई एम्पलीट्यूड्स, इसका ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई की वैल्यू क्या होती है वैसे, एक्स प्लस आयटा वाई होता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे नहीं होता हम ये आगे देखेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं, जो साई स्क्वायर होता है उसका क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये साई स्क्वायर की वैल्यू देती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताती है ये हमें किसी पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देती है साई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, जो साई है वो क्या हो सकता है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजनरी हो सकता है। तभी तो साई की वैल्यू क्या हमने लिखी है, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1, रूट ओवर ऑफ -1। आयटा की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर ऑफ -1। ठीक है, और जबकि साई स्क्वायर की बात करें तो साई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, और ये मतलब हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की किसी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, रियल वैल्यू होती है।
ये हमेशा क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। ठीक है, अब की क्या कहते हैं कि साई इंटू साई स्टार को हम साई स्क्वायर के इक्वल्स टू भी रख सकते हैं। साई इंटू साई स्टार को हम साई स्क्वायर के इक्वल भी रख सकते हैं। क्यों, कैसे रख सकते हैं, ये प्रूव करते हैं। अगर हम इसको प्रूव कर दें कि एक रियल वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। देखो साई की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई। साई स्टार की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो साई इंटू साई स्टार क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस आयटा का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, आयटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। आयटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक रियल वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं साई इंटू साई स्टार इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर। मतलब साई इंटू साई स्टार को साई स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि साई इंटू साई स्टार भी क्या है, एक रियल वैल्यू है। और साई स्टार तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि ये क्या है, एक रियल वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट दो कंडीशंस हम वैसे तो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइज्ड दो कंडीशंस क्या है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं ना, वो क्या होनी चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस के अराउंड कितनी होनी चाहिए, 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वी भी लिख सकती हूँ, -∞ टू +∞ साई स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल्स टू 1। ये किसकी कंडीशन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन है। अगर मैं यहीं पे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की कंडीशन पूछूं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, दैट इज -∞ टू +∞ साई स्क्वायर dx dy dz विल बी इक्वल्स टू 0। या मैं इसको लिख सकती हूँ -∞ टू +∞, -∞ टू +∞ साई स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाई जेड मतलब इसको वॉल्यूम ले लिया ना, तो ऑर्थोगोनल के लिए ये कंडीशन क्या है, 0 के इक्वल है, और नॉर्मलाइज्ड के लिए ये कंडीशन क्या है, 1 के इक्वल है। यहाँ पे साई स्क्वायर को मैं साई इंटू साई स्टार भी लिख सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।